हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन बुक दोस्तों से मैं आपको क्या क्लियर कर रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन बुक से दोस्तों हम लोग वर्णमाला चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं लगभग आपके लिए 200-250 क्वेश्चन लिया हूँ जो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और अच्छे करते हैं। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है भाई क्या वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शब्द समूह को गलत, वर्णों के संकलन को ये भी गलत, शब्द गणना को ये भी गलत दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जो वर्ण होते हैं दोस्तों उनके व्यवस्थित क्रम को दोस्तों या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52। ठीक है, क्लियर हुए, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने अभी बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। अब व्यंजन और स्वर दोनों को जब हम मिला देते हैं दोस्तों तो हम उसे अक्षर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, जब व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को हम मिलाते हैं तो वो अक्षर कहलाता है। और कह रहा है क्या भाई, क्या यहाँ पे कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं येगा। ठीक है ना, कितने बताएंगे भाई, 11। क्यों, क्योंकि दोस्तों वैसे तो 13 होते हैं पर यहाँ पे अन्य और आह अयोग वाह माना जाता है। ठीक है ना, इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे दोस्तों 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन जो दोस्तों होते हैं वो आपके 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। ठीक है, चलिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, हमने कहा कि अक्षर कहा जाता है उसे, जब एक से अधिक वर्णों के मेल से। तो वर्णों के मेल का मतलब इसमें होता है दोस्तों स्वर भी आ सकते हैं, व्यंजन भी आ सकते हैं, जब वर्ण उनको कहा जाएगा तब। ठीक, तो यहाँ पे अक्षर हो जाएगा, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मैंने अभी बताया कि 33 होता है। कितना होता है, 33। सी ऑप्शन करेक्ट। और व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 11 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, कोई उसमें रोक क्षण नहीं होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं उसे हम कहते हैं स्वर कहते हैं। यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों स्वर ऐसे हैं जैसे छोटा आ, बड़ा आ, तो इसमें हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती, स्वतंत्र होते हैं और ये सब दोस्तों मिलकर व्यंजन की सहायता भी करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे 10 नंबर का आपका बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप देखिए भाई हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ भाई 2 ही प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसमें और कोई प्रकार नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो दोस्तों होती वो होती 25। कितनी होती, 25। यहाँ पे अब जैसे का वर्ग हो गया, ठीक है, चा वर्ग हो गया, ठीक, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, ऐसे ही मिला के जो 25 बनते हैं, जैसे दंत हो गया, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन हो गया, ये सारे व्यंजन मिलकर 25 होते हैं जो स्पर्श करते हैं कहीं ना कहीं हमारे मुख को, या जीवा जो होती मुख को, दांत को, तालु को या कंठ को स्पर्श करती है। ठीक है, इसलिए इसका कितनी संख्या होती है, 25। चलिए तो यहाँ पे हमने बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, स्वरों की संख्या दोस्तों 11 और व्यंजनों की संख्या 33। कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों मैं आपको याद करा दूंगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किससे माना जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे आपको बताना होगा। क्या होगा, वर्ण होगा कि मात्रा होगा कि शब्द होगा कि अर्थ। तो सार्थक लघुत्तम इकाई दोस्तों हमें शब्द को माना गया है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो भाषा की सबसे सार्थक का मतलब जो क्रम में हो, ठीक है, और छोटी इकाई माना गया है शब्द को, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों को, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी हमने आपको बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध में होने वाले समूहों के अक्षरों को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आइए अगला है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को हम लोग दोस्तों वर्णमाला ही कहते हैं। वर्णों के समुदाय का मतलब जो होता है दोस्तों व्यवस्थित क्रम, उसे हम समुदाय कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो मैंने आपको बताया व्यंजनों की संख्या 33 होती है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो दोस्तों होती है वो होती है वर्ण होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं भाई। तो छोटी ई क्या है, लघु स्वर है। बड़ी ई, तो जो बड़ी ई होती है दोस्तों वो क्या होती है, दीर्घ स्वर होता है। उसे हमें बोलने में बहुत ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं बड़ी ई कहते हैं ना, तो छोटी ई कहना छोटी ई बस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका देखिए 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा डी ऑप्शन ओ, ठीक है। तो मूल ये दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये दोस्तों ऐसे हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं। वो दोस्तों आपका लघु स्वर है, ठीक। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला कह रहा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर का मतलब मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो ठीक है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है कितनी दोस्तों, 4 होती हैं, ठीक है ना। मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर, चलते हैं अगला देखते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा होता है। तो दीर्घ स्वर वो होते हैं दोस्तों जिसको हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ए है, आई है, तो क्या है, लघु स्वर है। ओ भी लघु स्वर है। लेकिन बड़ा आ, तो ये क्या है दोस्तों, जिसको बोलने में समय लगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो जो दीर्घ स्वर होता है उससे भी अधिक समय लगता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों प्लुत स्वर। डी ऑप्शन, जिसे जैसे यहाँ पे होता है ना ऐसे ये वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे राम, आप कहते हैं ना राम, ओम कहते हैं ना, तो यहाँ पे इसको समय कितना लग रहा है, बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्लुत स्वर कौन सा है। तो प्लुत स्वर वो होते हैं दोस्तों जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे। तो हाँ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिख उठा है, हमने वही पढ़ा और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब ओम कौन सा सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये मत समझिए कि यहाँ पे उत्तर दिया है तो आप ऐसे देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, पढ़ा करिए, ठीक। चलिए कह रहा है क्या भाई, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आभाग के आधार पर किया जाता है तो जिह्वा के आधार पर कौन इसके अंतर्गत। देखिए जिह्वा के अंतर्गत यहाँ पे 3 आते हैं दोस्तों स्वर, ठीक है ना। अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, जबकि ये डी वाला नहीं आता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही होगा कि ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जिह्वा के आधार पर यानी जो होते हैं दोस्तों वर्ण, उनको कितने भागों में, 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलिए अगला देखते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं, किसे भाई, मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा छोटा आ और को, ठीक है, इसे मध्य स्वर कहते हैं। छोटा आ, सिर्फ को नहीं कहे, को का मतलब मैंने आपको बताया छोटा आ को कहते हैं, ठीक है। सिर्फ मध्य स्वर आसान है आपका छोटा आ, एक ही वर्ण है जो मध्य स्वर है। आइए भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ
किस प्रकार का स्वर है? मैंने भी बताया दोस्तों, दीर्घ स्वर जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ दोस्तों दीर्घ स्वर है, लेकिन कैसा है? ये है आपका पश्च संवृत्त। कैसा है? पश्च संवृत्त। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? तो स्वर संवृत्त कौन सा है भाई? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, छोटी ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, एक वीडियो में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। अर्धविवृत स्वर है, जो अर्धविवृत स्वर है दोस्तों वो कैसा स्वर होगा? तो अर्धविवृत स्वर जो होता है दोस्तों आय होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि जो दोस्तों होते हैं वो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर, और यहाँ पे प्लुत स्वर। उपर्युक्त तीनों होते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्वर जो ध्वनि होती है वो तीनों होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है, ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जो तीनों में आता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा। ये चीज़ आपको आना चाहिए। स्वरों के उच्चारण में जो लगता है समय, जो भी हम बोलते हैं उसमें जो समय लग जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। क्यों दोस्तों? जैसे आपको बोलना काम, तो आप दोस्तों इसमें का और माँ को अगर मैं हटा दूँ तो बड़ा एक मात्रा को ही तो आप इतना देर से चिल्ला रहे हैं, और का अम्मा को पढ़ना तो कम हो जाएगा। लेकिन आप उसमें मात्रा लगा दिया बड़ा, तो आप कहेंगे काम, कहे ना? तो यही है मात्रा, जो उसमें लगता है समय उसी को हम मात्रा कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को दोस्तों हम लोग दोस्तों यहाँ पे समरूप और ग्रेफीम कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ओ औ, ओ औ कैसा है दोस्तों? तो ओ औ जो है कंठोष्ठ है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंठोष्ठ व्यंजन, ठीक है। स्वर किसका भेद है? स्वर जो होता है दोस्तों वर्ण का भेद है, वर्णों का है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ। क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो स्वर जो है कंठ तालव्य है, ए ऐ। तो ए ऐ में दोस्तों यहाँ पे ए ही दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कौन सा शब्द में अनुनासिकता है, यानी अन्य आहा। तो अनुनासिकता मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? संभव, संभावना, संभालना। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई हम लोग क्या कह रहा है। कौन सा शब्द, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कौन सा शब्द अनुनासिकता है? तो यहाँ पे कंगन होगा कि कटीला होगा? अनुनासिकता यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन कटीला, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला है, कह रहा किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है? तो कंठ तालव्य जो होता है दोस्तों ए ऐ, ओ औ। तो ओ औ, ए ऐ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आप खुद से पढ़ा करिए तब आपको आएगा, मैं प्रैक्टिस करा के आपको अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आय, आय अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है दोस्तों? कंठ तालव्य है। ए आय जो होता है दोस्तों कंठ तालव्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्वर ए आय का उच्चारण कौन सा स्थान है? तो कंठ तालव्य है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला कह रहा मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला होता है दीर्घ स्वर होता है, और देखिए इसका 3 नाम होता है, एक मूल स्वर कहिए या ह्रस्व स्वर कहिए या तो इसे लघु स्वर कहिए, ठीक, तीनों का नाम एक ही है। उसके बाद एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है, जैसे राम ओम कहते हैं ना, वही है प्लुत स्वर, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला कह रहा वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो सब स्वर ही तो है मेरे भाई, अभी अभी मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए कह रहा अगला जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या है दोस्तों? निरनासिक स्वर होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंठ तालव्य ए ऐ, मैंने बताया कंठ तालव्य याद कर लीजिए दोस्तों, ए ऐ व्यंजन है,
ठीक, इन स्वर हैं। चलिए अगला देखते हैं। ए आई कह रहा उच्चारण क्या है, तो ए आई दोस्तों कंठ तालव्य, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 47 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ दोस्तों जो उसे हम कंठ से बोलते हैं, तो देखिए कंठ तालब यानी कंठ से वो बोली जाती है जो सिर्फ आपके गले से निकले और कहीं भी आपका जिह्वा टकराए ना। जैसे का खा चा जा। अब देखिए चा और जा को बोले तो आपका जिह्वा जो है ऊपर जाके कंठ में या तालब में यानी लड़ रहा है, ठीक है, टकरा रही है। और टा भी देखिए मूर्धन्य में जाके ऊपर टच हो रहा है। या रा तो ऊपर जा रहा है। तो यानी का और खा जो होती है दोस्तों कंठ यानी कैसी है, कंठ ध्वनियाँ हैं। का वर्ग के जितने भी कंठ ध्वनियाँ हैं, का खा गा घा अंगा। ठीक, चलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ में मैंने बताया का वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, का खा गा घा इया, लेकिन यहाँ पे कंठ है हा ता बड़ी ई फा, तो यहाँ पे हा हो जाएगा। आप ऐसा बोलिए कि आपकी जिह्वा कहीं लड़े ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। घा, ठीक है, तो कैसा है दोस्तों, कंठ तालब यानी कंठ है आपका, कंठ से यहाँ पे उच्चारण होता है। कह रहा कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण मैंने आपको बताया कौन से हो जाएंगे, बड़ा आ, हा और विसर्ग आहा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा। देखिए ये तीनों को बोलने पर आपकी जिह्वा कहीं भी लड़ नहीं रही है, पर आप किसी अन्य ऑप्शन को लेंगे तो आपकी जिह्वा कहीं ना कहीं टकरा जा रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे अगला देखिए, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ वर्ण दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, छोटा आ, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सा, देखिए सा ये भी बहुत पूछा जाता है, ये दोस्तों आपका है सा किस में पूछा था, दंती है सा, तालब्बी है सा, तो यहाँ पे मूर्धा है गलत, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा तालु, तो तालब्बी सा है दोस्तों, इसको आप याद किए रहना। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर इया क्या है, इया, देखिए इया, तो ये हो जाएगा दोस्तों मूर्धन्य, यानी एक प्रकार से कंठता यानी तालब्य होगा दोस्तों। तो ये इया क्या है दोस्तों, जाके टकरा रहा है, तो यहाँ पे तालब्य होगा इया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों शा को मैंने अभी बताया तालब्य है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो शा और इया तालब्य ध्वनि है। चलिए अगला चा छा जा झा इया, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा तालु से टकरा रही हैं। देखिए तालु यानी दांत के ऊपर वाले मसूड़े में जाके टकरा रही हैं। देखिए चा छा जा झा इया, तो ये तालब्य होती हैं। ठीक है, हाँ, अब मूर्धा किसे कहते हैं, जहाँ पे आपकी ये टकरा रही ना जी, वो चा छा जा झा इया, उसी को ऊपर लड़े, जैसे इसी के ऊपर बोलिए टा ठा डा, तो देखिए जहाँ टकरा रहा तो उसके आगे ऊपर लड़ने लगा ना, वो होती है मूर्धन्य। और दंत आपको पता है दांत में टकराए, और ओष्ठ यानी ओंठों से बोले पा फा बा, यानी आपके दोनों होठ इसी में टकरा रहे हैं। ठीक है, हाँ समझ में आया। अगर जो यहाँ पे लिपस्टिक लगाए रहते हैं तो उनको बोलने में क्या होती है दिक्कत, जैसे पा फा बा भा, तो लिपस्टिक सब छूट जाती है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पा फा बा भा मा तो होगा नहीं, यहाँ पे ढा, तो यहाँ पे ढा है ढा, का तो कंठ से होता है, चा छा जा, तो यहाँ पे छा हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ से, और इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा इया उच्चारण किससे संबंधित है, तो ये तालब्य से है दोस्तों। ये सब वर्ण याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों इतने वर्ण हैं, मैंने आपको बताया तालब्य से कौन आते हैं, ये आते हैं छोटी बड़ी चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया ये है तालब्य, और छोटी बड़ी ये भी तालब्य है। अगर तालब्य सा बोले तो ये होता है आपका, ये भी जानते रहिए, ये वाला सा ये भी तालब्य में आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कह रहा है क्या, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। तो अभी बताया छोटी ई बड़ी ई और चा छा जा झा इया, तो झा आ गया, तो यही है आपका तालव्य व्यंजन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है या, तो या दोस्तों आपका तो पता ही होना चाहिए, या रा ला वा हा, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके कैसे हैं व्यंजन, या रा ला वा, ये आपके तालव्य व्यंजन है। ठीक है, या यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सा क्या है, सा वाला भी अभी कई बार मैंने बताया, ये भी आपका तालु से होता है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि अभी भी बताया सा आ गया भाई, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं,
चा वर्ग चा छा जा झा इया, ये भी तालव्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे डा डा और ढा, ये आपके डा ढा ये कंठ तालव्य होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, यानी सॉरी कंठ तालव्य कह रहे हैं यार, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कंठ तालव्य, क्योंकि देखिए डा ढा ये दा के ऊपर तालव्य के ऊपर टकराते हैं, तो मूर्धन्य में आएगा सी ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे आसान तरीके से सब कुछ मिल सके। चलिए क्या कह रहा है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य, अब टा ठा डा ढा अणा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक। चा छा वाली तालव्य है, पाफा वाली ओष्ठ व्यंजन है, ता था दा धा वाली ये आपके टा यानी, ठीक है, ता था दा धा तालव्य है, समझ में आया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए कह रहा जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो दंत व्यंजन होगा, बी ऑप्शन। मैंने कहा ऊपर के दांतों में जब टकराता है तो दंत व्यंजन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन है बताइए, ता था दा धा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए का दोस्तों कंठ है, यहाँ पे चा छा जा झा ये भी आपका नहीं होगा, ठीक। पा फा ओष्ठ व्यंजन है, तो ये सब नहीं होंगे, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टा ठा डा ढा अणा, टा ठा डा ढा अणा, तो दोस्तों यहाँ पे आप मूर्धन्य ध्वनि कौन सी ने, आड़ा और आढ़ा, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा टा वर्ग कौन सा है, टा ठा डा ढा, तो मूर्धन्य में आता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कह रहा टा वर्ग, टा वर्ग मैंने बताया कि मूर्धन्य में आता है, मूर्धन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला कह रहा उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, सा मूर्धन्य नहीं, मैंने बताया अभी कई बार कि ये तालव्य में आता है, ये गलत है। सा ये सा दंत है, चा चा छा जा झा ये तो तालव्य है भाई, ये डी वाला भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा सा, तालव्य तो ये वाला सा होता है ना दोस्तों, ये वाला, ये भी तो आपका गलत हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ता था दा धा, तो यहाँ पे आया था, तो क्या है दोस्तों, दंत व्यंजन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा निम्न में से दंत वर्ण है, ता था दा धा, ता वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, दंत व्यंजन। चलिए अगला देखते हैं, दा ये भी दंत होगा क्योंकि ता था दा दा वर्ग में आ रहा है, ता वर्ग में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ रही सारी चीज़ें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ता वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है, ता वर्ग जो होता है दोस्तों दंत में आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ता का उच्चारण होता है दोस्तों यहाँ पे आपका दंत व्यंजन से, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लियर हो रहा है, आप प्रैक्टिस करिए बस, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आइए यहाँ से देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि ता था दा धा, ठीक है, ता था दा धा ना, तो इसमें से कोई मिला नहीं मिला। अब देखिए इसमें दंत में कौन टकराता है, खा नहीं टकराया, चा फा फा तो ओष्ठ हो गया, ला भी नहीं है, तालव्य है, चा चा है दोस्तों, चा देखिए, चा को देखिए तो ये दोस्तों तालव्य में जा रहा है, ला तो ला है दोस्तों, ये आपका ला हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन पा फा बा भा, यहाँ पे भा आ गया दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है भाई। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो पा फा बा भा मा, तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं दोस्तों ओष्ठ व्यंजन है, जबकि चा दोस्तों नहीं है, ठीक। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि कैसी है दोस्तों, बा ध्वनि कैसी है दोस्तों, तो पा फा बा जो है ओष्ठ ध्वनि होती है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण मतलब क्या होते हैं दोस्तों, ए आई या रा ला वा, ठीक है, या रा ला वा,
तो ये अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, मैंने बताया या रा यहाँ पे मिले ना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अर्ध स्वर कौन है भाई, अर्ध स्वर रे और रे। हाँ, और यहाँ पे ये कभी मत सोचना कि यहाँ पे रे और रे आया तो ये अर्ध हैं, गलत, इसको आप गलत करिएगा, कभी नहीं सही होगा। आपका यहाँ पे अर्ध स्वर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं और ये कई बार आता है एग्जाम में। ठीक है, ये अर्ध स्वर है ऐसे। ठीक है, चलिए इनमें से कह रहा है कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन में, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो या नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि ये दोस्तों कस में आता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, या रा ला है तीनों दोस्तों, जबकि बा नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन होता है, या और मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे देखिए अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, ये देखिए या और वा अर्धस्वर होते हैं, तो यहाँ पे अर्धस्वर कौन से हो जाएंगे दोस्तों, या और वा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, सही कथन चुनिए। या वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, वेरी गुड, मैंने तो यही कुछ सब कुछ आपको बताया। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता नहीं, ऐसा होता ना दोस्तों तो व्यंजन उड़ता अपने आप में। अवधेश का विग्रह अवधेश होगा नहीं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है, नहीं दोस्तों 33 होती है। ठीक है, और स्वरों की संख्या 11 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है कौन सा। तो यहाँ पे आपका पा ओष्ठ व्यंजन हो गया, टा मूर्धन्य हो गया, चा ये आपका तालव्य हो गया, ला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ला हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पा फा बा भा, तो ये हो जाएंगे और होष्ठ व्यंजन, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओष्ठ वर्ण कौन सा हो जाएगा भाई, तो ओष्ठ वर्ण जो होगा दोस्तों यहाँ पे छोटा ओ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया यारा लावा होते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया यारा लावा होते हैं, तो सी ऑप्शन में आपका मिला कि नहीं मिला। अब दोस्तों ऐसे वर्ण आपको पता होने चाहिए। और देखिए ये मैं बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी SSC में पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे भी जाते हैं, पर मैं यहाँ कितनी बार नाम लिखूंगा आप ही बताइए, एग्जाम में तो आते ही रहते ना। चलिए अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो या, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन सा खा सा हा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे हम ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी पूछ लेती कभी कभी दोस्तों, 4 होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उच्चारण के सा खा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं, ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन है कि वर्ष व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तालव्य। मैंने बताया सा खा सा, ये दोस्तों आपके जो होते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। तो दोस्तों इसी प्रकार आपका अगला भी क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भाई, यहाँ पे इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। मैंने अभी बताया सा खा सा हा, ये तीनों होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे ला जो है दोस्तों ऊष्म व्यंजन नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है सा खा सा के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोस्तों आपके सा खा सा ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, मैंने बताया सा खा सा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही करते करते मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 99 नंबर, कह रहा ऊष्म वर्ण है। मैंने बताया सा खा सा जो हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत यानी ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आप खुद से देखिए। क्वेश्चन में कहा कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, मैंने अभी भी बताया सा खा सा होते हैं, जबकि यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये ग जो है नहीं है, क्योंकि ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है,
सी ऑप्शन है जो यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पे सा, खा, सा, हा। मैंने बताया 4 अक्षर होते हैं ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा था सा, खा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन, अर्थात दोस्तों मैंने आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन लेकर आया, वो भी सारे ऊष्म व्यंजन के। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये टा वर्ग तो होगा नहीं, ता वर्ग होगा नहीं, चा वर्ग होगा नहीं, सब कुछ क्लियर है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें से किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो स्रा दोस्तों यहाँ पे सा और रा होता है, ठीक है। स्रा किससे मिलके बनता है, सा और रा के वर्णों के योग से। और कौन सा सा होगा, ये आपका सी वाला होगा, ठीक है भाई। स्रा वर्ण 2 वर्णों के योग से मिलकर यानी संयुक्त व्यंजन से बना है, वो है कौन सा और रा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। छा, यहाँ पे देखिए छा किस वर्ण के योग से बना है, तो यहाँ पे का और खा के योग से बनता है दोस्तों। का और खा, खा का मतलब जो यहाँ पे पेट चिरवा वाला होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और का के आगे का में हलंत भी लगा रहता है, ये भी जानते रहिए। वो वाला खा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये एक प्रकार का सा है, ठीक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन आपको दोस्तों मैंने बताया 2 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा, ठीक है। यहाँ पे या जो है दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, ये छा भी है, त्रा भी है और ज्ञा भी है। 3 अक्षर हैं जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों 4 व्यंजन आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा आपसे कि संयुक्त व्यंजन है, मैंने आपको बताया छ, त्रंग, ज्ञा, ठीक है, यानी संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिए स्रा भी है, स्राभी भी तो है, छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा 4 अक्षर होते हैं, मतलब संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और यहाँ पे क्या ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। दोनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। स्रा भी है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में कहा संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है। तो एक संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो होता है दोस्तों जा और इया से मिलकर बनता है, जा में हलंत होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जो भी होगा उसमें पहले वाले अक्षर में हलंत लगता है। ये सारे वर्ण पूछे जाते हैं। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा। तो छ, त्रंग, ज्ञा ये भी है, ये भी है और स्रा भी है, जबकि यही दोस्तों आपका ये भी देखिए स्रा भी है और खा भी है। अभी यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता, तो अब बताइए कौन सा होगा भाई, दे दिया है सब। तो कह रहा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए वैसे तो आपका छ, त्रंग, ज्ञा माना जाता है, जबकि कभी कभी सा भी आ जाता है, ठीक है। तो छ, त्रंग, ज्ञा और सा, तो ये वाला आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला, यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी क्या, छ, त्रंग, ज्ञा। देखिए जो होता है दोस्तों यहाँ पे जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन होता है वो तो होता ही है, ठीक है। पर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया, 2 व्यंजनों के साथ जब मिलते हैं तो वो आपको संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये दोस्तों खा है नहीं, पर ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और क्या होता है स्रा, ठीक है। तो 4 होते हैं, जबकि ये पेट चिरवा वाला सा नहीं होगा, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं हम लोग, उसको भी क्लियर कर लेते हैं भाई। आइए देखते हैं क्या होगा वो आपका यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है, त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है। त्रा जो दोस्तों होता है ता और रा से, ता में हलंत होना चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि से क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्प प्राण कौन से होंगे, तो अल्प प्राण जो होते हैं दोस्तों, याद करिए धारा नंबर 123, यानी यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी है
यहाँ पे। तो जैसे आपका होता है ना का खा गा, ठीक है, का खा गा घा अंगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्प प्राण ध्वनि है, तो यहाँ पे का है दोस्तों, क्या है, का है, मैंने आपको बताया, समझ में आया, का है। और उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, जबकि यहाँ पे अल्प प्राण का मतलब होता है जिसमें आपको बोलने में कम से कम समय लगे, ठीक है। और कह रहा व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण का हो गया, खा हो गया, ठीक है, चा हो गया, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है। 135 जानते हैं ना, 135 यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये अल्प प्राण होते हैं। और यहाँ पे आपका जो 24 होता है दोस्तों, 2 और 4 होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब जिसको बोलने में आपको समय लगे, ठीक है। जैसे चा है प्रत्येक वर्ग का चा, तो ये पहला हो गया। आप अल्प प्राण को याद कर लीजिए 135 से, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे कहा अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने कहा है धारा नंबर 135 याद करिए। तो यहाँ पे खा तो होगा नहीं क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है गा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये गा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्वनि महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं मतलब अल्प प्राण ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए खा तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया अल्प प्राण जो होता है 135 पे होता है। तो 5 नंबर यहाँ पे लास्ट में तो ये कोई है नहीं, इसका मतलब 3 वाला मिलेगा, का खा गा घा, ये 4 नंबर पे आ गया। चा छा जा ये भी नहीं मिला, चा छा जा मिल गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, तीसरे नंबर पे आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, यहाँ पे देखते हैं 115 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण तो मैंने बताया 24 याद करिए, तो दूसरे स्थान पे होगा या चौथे स्थान पे, ठीक है। ता था, यहाँ पे दा धा पा फा बा भा, ये चौथे स्थान पे आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने कहा कि आप याद कर लीजिए महाप्राण को 24 से, ठीक है, 2 और 4 से। चलिए यहाँ पे कहा सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। तो महाप्राण तो देखिए दोस्तों का खा, यहाँ पे 24 याद करिए, 24 जो 2 और 4 अक्षर प्रत्येक वर्ग का 2 दूसरा और चौथा अक्षर जो होगा वो महाप्राण होगा। का के बाद खा आ गया दूसरे स्थान पे, चा के बाद छाया, टा के बाद ठाया, तो यानी ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। जबकि और सारे दो जो ऑप्शन है वो सब मिलजुल के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा आपसे कि व्यंजनों को कौन सा महाप्राण है, महाप्राण याद कर लीजिए 224 से। तो का तो होगा नहीं, पहला वर्ग है, इसलिए गलत हो जाएगा। का खा गा भी नहीं होगा, तीसरा हो गया। अंगा होगा जो दोस्तों वो अल्प प्राण है, जबकि ये भी नहीं होगा। टा ठा दूसरा स्थान मिला, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। मैंने बताया दूसरा और चौथा जो दोस्तों होता है, दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। तो मैंने बताया यहाँ पे महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं दोस्तों दूसरा और चौथा यही दो से मिलकर बनी हैं। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मिलकर में जो होता है दूसरा और चौथा वर्ण ही महाप्राण व्यंजन कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दूसरा 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हाँ ये हो सकता है भाई, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए कह रहा निम्नलिखित, अगला है क्वेश्चन भाई निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। देखिए यहाँ पे आपसे कहा का खा गा 123, अगर यहाँ पे 135 आ गया तो अल्प प्राण, अगर 24 आ गया तो महाप्राण, तो ठीक। का खा गा ठीक, अब यहाँ पे है पा फा तो अल्प प्राण होगा नहीं, ये दोस्तों महाप्राण है। टा ठा ये भी नहीं है, महाप्राण है। अब यहाँ पे सा खा सा, अब देखिए गा का खा गा 3 आ गया, ये भी अल्प प्राण है। तो बचा आपका ऊष्म व्यंजन सा, ये भी आपका महाप्राण है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, महाप्राण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन से हैं। तो अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे सा है, ठीक है। घोष अघोष और एक होता है अघोष, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा समय लगाकर बोलते हैं सा,
ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? मैंने अभी बताया सा, तो यहाँ पे सा हो गया अघोष वर्ण। उसके बाद देखिए अघोष, एक होता है घोष, सघोष एक ही नाम है, एक अघोष। अघोष जो होता है महाप्राण ध्वनि ही के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, तो यहाँ पे पा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष है दोस्तों चा। तो यहाँ पे दोस्तों जो अघोष का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से जो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है वही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 135। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कौन सा वर्ण अघोष है? तो यहाँ पे का है, का आपका है क्या, कम समय लगता है बोलने में, तो अघोष हो जाएगा का, ठीक है। निम्न में से घोष, घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे का तो होगा नहीं, टा तो होगा नहीं दोस्तों, चा तो होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला ही अक्षर आ रहा है। जबकि यहाँ पे चा छा जा, यहाँ पे देखिए देखिए घोष और घोष में थोड़ा बहुत अंतराल होता है दोस्तों, आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसमें जो होता है दोस्तों जा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जा हो जाएगा। ये क्या है? घोष अघोष, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सघोष कौन सा है? सघोष, तो यहाँ पे पा फा बा, तो यहाँ पे बा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा सघोष, ठीक। चलिए अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है क्या विसर्ग को? बोलिए बिल्कुल सही भाई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है स्वर में जो होते हैं, स्वर में आपको स्वर कुल कितने होते हैं? तो 11 माने गए हैं, वैसे तो 13 होते हैं, पर इन्हीं दो को हटा दिया गया है। किसको? एक अन्न को, एक आहा को। तो इन दोनों को जब हटा दिया गया है तो इसी को हम विसर्ग कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। चलिए अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। हाँ भाई यही तो है ना, अनुस्वार और विसर्ग को ही तो मैं बता रहा हूँ कि अयोगवाह कहा जाता है। आइए, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? मैंने आपको बताया था कि 52 वर्ण हैं, कुल मिला के 52 वर्ण हैं, जिसमें से दोस्तों आपके 33 आपके व्यंजन होते हैं और यहाँ पे कितने, यहाँ पे दोस्तों 11 जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? आपके स्वर होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जिन ध्वनियों का गणना न स्वर से में की जाती है और न व्यंजन में, न स्वर में हो न व्यंजन में हो, उसे हम अयोगवाह मानते हैं। क्या है भाई? अयोगवाह मानते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी वर्णमाला में अन्न और आहा, अन्न और आहा को हम अयोगवाह मानते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है क्या है 134 नंबर। क्या कह रहा? कह रहा ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? मात्रा का तो अन्न और आहा है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अन्न और आहा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वा वर्ण क्या है दोस्तों? तो या रा ला वा, मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन है, और जो होते हैं या रा ला वा जो दोस्तों होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके होते हैं जो या रा ला वा मूर्धन्य में आते हैं, यानी दंतोष्ठ में आते हैं, यानी वा किस में आता? वा दंत ओष्ठ में, ठीक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए हर जगह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है दोस्तों। या वा रा ला, ये तो मैंने आपको बताया था या रा ला वा जो है दोस्तों अंतस्थ में आते, पर यहाँ पे आपसे दूसरे टाइप में पूछा, अंतस्थ नहीं दिया, तो आपको समझ बूझ कर आंसर देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष, सघोष महाप्राण व्यंजन है? देखिए मैंने अभी बार बार कहा, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, मैं आपको बता दूं। सघोष जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका महाप्राण अर्थात 2-4 अक्षर वाले होते हैं, और जो घोष और अघोष, घोष और अघोष होते हैं 135 नंबर वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपसे सघोष पूछा है, कौन सा हो जाएगा महाप्राण? देखिए का तो होगा नहीं, टा ठा तो हो, टा ठा दिया है, और यहाँ पे महाप्राण झा, चा छा जा झा, ठीक है। यहाँ पे चौथे नंबर पे आया, जबकि यहाँ पे टा ठा भी है, पर यहाँ पे दोस्तों वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन दिया है, तो यहाँ पे चा वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए पा फा है, तो यहाँ पे झा वाला हो जाएगा, झा आपका आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले चलते हैं। कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो यहाँ पे दोस्तों वाह प्रयत्न के अनुसार कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं? 2 माने हैं, ठीक है।
अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 2 माने हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाए। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, तो बताइए या क्या है? दंत ओष्ठ है। ठीक है, या रा ला वा ये दोस्तों आपके दंतोष्ठ में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी कौन सी होती हैं दोस्तों? चा छा जा झा दोस्तों जो हैं ये आपके स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ होती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ हैं? तो यहाँ पे जो दोस्तों वाह है वो आपकी ध्वनियाँ कैसी है? दंतोष्ठ है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला आपका आंसर है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ओष्ठ व्यंजन भी है, महाप्राण भी है, घोष है, स्पर्श भी है। तो बताइए ऐसा कौन सा हो सकता है? तो ये हो आपका है भा। भा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको अब इसमें भी क्या होगा कि मेहनत करना होगा, तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब मिला जुला कर आने लगे हैं, कठिन बनने लगे हैं। ठीक है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा क्या है बोलिए? तो देखिए पा फा बा। बा जो है दोस्तों पहली बात तो एक अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अल्प प्राण। तो यहाँ पे जिसमें महाप्राण है ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण आ गया। अब यहाँ पे पा फा बा ये ओष्ठ व्यंजन भी है बा, तो यहाँ पे ओष्ठ व्यंजन जिसमें होगा वो भी हो सकता है। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन होना चाहिए। तो ठीक, दंतोष्ठ 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 मिला। ठीक, कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अल्प प्राण हो गया और निर्नासिक भी है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 अक्षर 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो वो हो जाएगा आपका स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण। ठीक है, अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण बताइए कौन सी हो जाएगा? का और ता। बताइए कोई भी वर्ण का पहला ही अक्षर तो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। चलिए प्रसन्नता। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? देखिए यहाँ पे प्रसन्नता जो होती है दोस्तों वो होती है युग्मक ध्वनि है। कैसी है ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डा और ढा ये दोस्तों ऐसे हैं क्या हैं? आरंभ और मध्य तथा अंत सर्वत्र किया जाता है? नहीं, ये दोस्तों आपका हो जाएगा ये मूर्धन उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ये चीज़ वह याद कर लेना। उत्क्षिप्त कई बार पूछता है कि ये कैसी ध्वनियाँ हैं, तो आपको उत्क्षिप्त याद रहना चाहिए डा और अढ़ा को। ठीक है, आइए ये अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि के सूचक नहीं हैं? तो यहाँ पे देखिए यही नहीं है और सब हैं अनुस्वार, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है अनुस्वार यानी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर, कह रहा है का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का जो दोस्तों है वो अल्प प्राण है। पहली बात तो महाप्राण वाले सब ये कट जाएंगे। ठीक है, और कंठ ध्वनियाँ भी हैं, तो बचे दो, इसमें तो कंठ तो है नहीं, तो ये कंठ ध्वनि है का खा गा घंगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको कुछ क्लियर करना आना चाहिए भाई। यहाँ पे देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनुनासिक व्यंजन होता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। 151 नंबर देखिए, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या होता है? तो जो प्रत्येक वर्ग का जो होता है दोस्तों वो होता है वक्त। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द जो होता है उसे वक्त कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? देखिए किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते दोस्तों? वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे भाई? हम मिलाकर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा था 3 प्रकार, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम तो किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है।
का वर्ण के बाद आता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वा मैंने अभी कई बार बताया कि आपका ये क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ है दोस्तों। ये वा जो होते हैं दंतोष्ठ भी है और आपका अंतस्थ व्यंजन भी है। जैसे ऑप्शन में आएगा वैसे आपको जवाब देना होगा। अगला कह रहा पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला। तो पार्श्विक व्यंजन दोस्तों जो होता है ला होता है। कुछ चीज़ें आपको याद करना होगा, ध्वनि जो होती है वो पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो ला होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है। तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ पे आपका जा हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, मैंने बताया क्या होती है भाई, वा होती है, दंतोष्ठ ध्वनि होती है वा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे पुनरावृत्ति कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं भाई, बोलिए। युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं, जो दो ध्वनियाँ मिलकर बनती है। जैसे आपका हो गया द्वित्व हो जाए, जैसे दिल्ली डबल ला मिल रहा है, ठीक है, वही। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्लियर करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी अस्पर्श व्यंजन के समूह हैं, तो या रा ला वा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे बताइए सी हो जाएगा, का भी है अंतस्थ के अंतर्गत, चा पा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, रा क्या है बताइए, वर्ष व्यंजन है, लुंठित है, हाँ है दोस्तों, ये ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसमें आप मेहनत करिए, बस आपको सब कुछ आने लगे। तो रा से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 प्रकार के कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो यहाँ पे देखिए अघोष और महाप्राण में तो का तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे खा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म, तो यानी 4 कुल मिला कितने हो जाएंगे, 8। मैंने कहा था अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तो 4 कुल मिला कितने हो जाएंगे, 8। काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण तो यहाँ पे दोस्तों हा है, ठीक है, हा है काकल्य वर्ण। ऐसे आप याद करिए, आप कुछ वर्ड याद कर लेंगे तो आपका वर्णमाला तैयार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा भी कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी का मतलब जो संघर्षी है वो कौन सा व्यंजन है, तो यहाँ पे आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा, सी ऑप्शन हा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि नहीं है क्योंकि कंठ भी आती है, मूर्धन्य भी आती है, दंतोष्ठ पढ़े, ग्रीवा ध्वनि हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक। यहाँ पे आगे कह रहा है जिह्वा की नोक, जीभ की जो नोक होती है जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों को ऊपरी हिस्से के संपर्क में आते हैं तो अवरुद्ध करती हैं, ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम तालव्य ये कहते हैं कि वर्ष कहते हैं कि दंत कहते हैं कि मूर्धन, तो इसको हम वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ष व्यंजन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को हम लोग दोस्तों 2 प्रकार के बांटे गए हैं, ठीक है, व्यंजन को 2 प्रकार के, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, का के बाद कौन सा, तो देखिए दोस्तों का के बाद यहाँ पे दोस्तों छा हो जाएगा, जो का और खा से नहीं, इस वाले का से और इस वाले खा से मिलकर बना है, ये कौन, ये दोस्तों क्या है, ये छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, ठीक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस का के बाद व्यंजन दिखाई देता है, तो यानी का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो एक प्रकार से कौन सा हो जाएगा, छा, का खा, तो एक प्रकार से यही हो जाएगा आपका छा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है क्या, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो उसी क्रम में अगर दिखाना है दोस्तों तो इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है छा से डा के बीच कौन सा अक्षर है, छा से डा के बीच कौन सा अक्षर है, तो बताइए यहाँ से कौन सा हो जाएगा, इया, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा भाई क्या, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है।
पार्श्विक व्यंजन का मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा, ला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है। संबल का मतलब होता है संप्रकृत। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रा और माँ का रूप है, रा और माँ का रूप क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, प्रा का क्या मतलब है, प्रा का पूर्ण वर्ण है, तो यहाँ पे देखिए 175 का भी हो जाएगा प्रा, यहाँ पे ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं भाई। कह रहा वाह मैंने बताया भाई क्या है दोस्तों, वाह आपका क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन है, जबकि ये आ जाए तो आपको यही लगाना है। ठीक है, डा और ढा को भी मैंने आपको बताया है, डा और ढा को ये कैसे वर्ण है दोस्तों, ये आपके विकसित वर्ण है, सी ऑप्शन सही होगा। चा छा जा झा, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया क्या होते हैं, चा छा जा स्पर्श व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन तो है नहीं, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कह रहा पक्षी, ठीक भाई, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो पक्षी में दोस्तों कितने व्यंजन वर्ण हैं, 3 हैं, यहाँ पे आपको आना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्णों के कितने भेद हैं, देखिए दोस्तों आप जब कई बार एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें तो आप एक ही क्वेश्चन को आप कई बार जब पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बस जाएगा, पेपर में आपको ध्यान भी नहीं देना होगा, बस आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अरे मैंने इसको पढ़ा यही होगा। ठीक, वही चीज़ आप जब नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको समस्या होगी। वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के दोस्तों 2 भेद होते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, स्वर और व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है, तो का के बाद ही आता है, का के बाद छा आता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि रा व्यंजन नहीं है, तो रा जो दोस्तों है मातृभूमि व्यंजन नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये वर्ण व्यंजन नहीं क्योंकि ये स्वर है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो पा फा बा भा मा होता है, ता नहीं है दोस्तों। ठीक है, ता नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन का मतलब डबल होते, दिल्ली, मैंने कहा था ना जैसे आपका डबल व्यंजन आ जाए उसमें दिल्ली हो गया, खिल्ली हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, धक्का हो गया, ये सब चीज़ें। ये देखते हैं 186 नंबर, कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण यहाँ पे दोस्तों यही है, कई बार ये आ चुका है, इसको याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन फिर से अपना, ये कह रहा क्या, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वर की कुल संख्या तो दोस्तों आप 11 ही होती है, कुछ बच्चे इसी उत्साह में वहाँ पेपर में तो मार देंगे 13, कहते हैं कुल तो 13 होती है। दोस्तों आपको कितनी बार भी पूछे, स्वरों की कुल संख्या 11 ही होती है, अन्न और आहा जो होती है वो अयोगवाह के अंतर्गत आता है, इसलिए उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहा है क्या, कौन सा स्वर नहीं है, स्वर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ये व्यंजन है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टा वर्ग का नहीं है, टा ठा डा ढा आड़ा, ये घा नहीं है दोस्तों, घा तो का वर्ग का है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, सजातीय, तो ए हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, स्वर ऐसा है तो यहाँ पे ए ही तो है स्वर आए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन या है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे उच्चारण स्थल जो होता है दोस्तों ये आपका होता है कंठोस्थ। ठीक है, ओ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चा छा वर्ण का उच्चारण, चा छा, तो ये दोस्तों आपके एक प्रकार से होते हैं, तालु से होते हैं, चा छा जा झा ये तालब भी होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग 155 नंबर, कर का गा जा फा, ये दोस्तों कैसे होते हैं, ये संस्कृत अंग्रेजी नहीं होते हैं, ये दक्षिणी भी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अरबी फारसी की होती हैं। ठीक है, तालब्बी, तो मैंने बताया चा छा जा झा यहाँ, तो यहाँ पे आपको कौन सा होना चाहिए भाई, ता था दा धा ना, ये तालब, जबकि चा छा जा झा ये आपके मूर्धन में आते हैं, तो ये नहीं होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए क्या पूछा था आपसे,
भाई, एक सेकंड थोड़ा सा देख लें भाई, ध्यान से उतर गया। तालव्य व्यंजन, अच्छा तालव्य व्यंजन कहा था तो यही होगा, बी ही होगा। ठीक है, तालव्य व्यंजन आपका बी ही होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक, चा छा जा झा। अब इसके ऊपर अगर टा ठा आता तो ये मूर्धन्य हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो यहाँ पे ता जो है दोस्तों घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, री, री जो होता है दोस्तों स्वर नहीं है। री किस में स्वर नहीं है? आज में नहीं है और बाकी सब में है। ठीक है, क्री, री आ रहा है। कृष्ण इसमें आ रहा है, दृष्ट इसमें भी आ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा भाई। चलिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार ध्वनियाँ उसे कहते हैं जो प्रत्येक व्यंजन के 5वें अक्षर में आती हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ये होती हैं अनुस्वार, इसको भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर के बाद में आने वाली, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों 52। कितने वर्ण हैं? कुल मिला के 52। 52 में हैं दोस्तों। देखिए, जहाँ भी मैं अगर गलती से 53 भी कह दिया हूँगा वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप समझदार हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मैं बोलता सही रहता हूँ फिर भी यहाँ से मतलब पढ़ाता सही हूँ फिर भी कभी कभी मुख से निकल जाता है। तो जो दोस्तों जहाँ कहीं भी मैं अगर 53 बताया हूँ वो गलत है। ये आपके कितने होते हैं? 52। ठीक है, 52 होते। 52 में 11 आपके स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और यहाँ पे आपके व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या आपके पास 33 है। तो यानी कुल मिला के 52 होते हैं और उसमें से 33 आपके क्या होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक भाई, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, मैंने बताया था। शाखा साहा होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अघोष कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, सबको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अपस्य स्वर है? मैंने बताया था ना, जीवा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पे हो जाएंगे बड़ा आ। ठीक है, मध्य स्वर कहता तो सिर्फ छोटा आ होता है बस। ठीक, जबकि पश्च स्वर कहेगा तो बड़ा आ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला को मैंने बताया था पार्श्विक है। कैसी है? पार्श्विक है, ए ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो यार अलावा है, यार अलावा हा, जबकि हा नहीं आता है दोस्तों, पर ले लिया जाता है। अगर क्लियरिटी की बात करेगा तो ये नहीं आता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर आपका या है। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन या है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के 5वां अक्षर जो होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है नासिक व्यंजन होता है। ए आय आयोगवा होते हैं, एक प्रकार से आयोगवा तो अन्य आ होते हैं भाई। ए आय जो दोस्तों कंठ तालव्य होते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष दोस्तों यहाँ पे सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। घा का उच्चारण कौन सा स्थान है? घा उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ में आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए जब ना आए तो आप उस पर विचार विमर्श करिए, रोक के वीडियो देखिए, तब देखिए आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? पा फा बा भा मा होते हैं। ठीक है, ओष्ठ नहीं है, तो बड़ा आ कहाँ है दोस्तों? ओठ में टकरा ही नहीं रहा ओठ। चलिए अगला देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां का है। इसमें खा आ गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ता के बाद था गया, ये भी नहीं, टा के बाद ठा गया नहीं। चा जा या प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा है कि महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण दोस्तों यहाँ पे क्या है? था है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हिंदी का मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया है? मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो इसको स्थान ही नहीं दिया गया है, किसको? श्री को। जो श्री है इसको स्थान वर्णमाला में कहीं दिया ही नहीं गया है। चलिए अगला, शा खा सा हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं?
तो यहाँ पे दोस्तों ये सब जो दोस्तों हैं वो आपके स्पर्शी के अंतर्गत तो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये शाखा व्यंजन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, छा, यहाँ पे छतरी वाला छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो छा दो दोस्तों होता है वो संयुक्त वर्ण है। मैंने बताया था संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है, छत्रंज्ञा और क्या होते हैं भाई, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, एक होता है स्रा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन वर्ण घोष नहीं है, तो यहाँ पे आपका ता हो जाएगा जो घोष नहीं है। ठीक है, किस शब्द के में श्री यानी री स्वर नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डी वाले ऑप्शन में नहीं है री, कृपा में है, कृष्ण में है, जबकि इसमें नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है भाई, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था छत्रंग ज्ञा और स्रा 4 होते हैं, जबकि यहाँ पे ज्ञा मिला और सब ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर दोस्तों ये आपका कौन सा नहीं है? री नहीं है, यानी ए आय सॉरी यहाँ पे देखिए छोटा बड़ा ये है, जबकि यहाँ पे जो आय है ये आपका मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता, मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। मूल स्वर या हीर्ष स्वर के अंतर्गत दोस्तों इसका मतलब क्या होते हैं, जिसमें कम से कम समय लगता है। ठीक है, बोलने में स्वर 2 प्रकार, मूल स्वर या हीर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो आय जो है दोस्तों ये दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा है क्या कहा है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए, मान लीजिए आप जैसे हैं मुख है भाई ये, तो मुख है तो ये नीचे वाले होंठ आपके काट दिए जाएं, हटा दिए जाएं, तो किस ध्वनि का उच्चारण करने में कठिनाई होगी? ला नहीं, बा, खा, धा, आपको बा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों होंठ आपके मिलते हैं। तो अगर काट देंगे तो इसमें बा कहाँ कह पाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, बताइए यहाँ पे तो कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे देखिए रा का प्रयोग पुनर्निर्माण, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार अन्न का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा अत्यंत, अत्यंत में आपका अन्न का प्रयोग किया जा सकता है और किसी में नहीं। तो दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हमने आपके 225 क्वेश्चन वर्णमाला के क्लियर कराया। अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो आपका हिंदी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे यहाँ से मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, और हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे इस RM अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।